हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम अकाउंट्स की क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। जो आपका चैप्टर चल रहा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसको आगे बढ़ाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच आपने समझ लिया था, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोच। आज स्टार्ट करेंगे मॉडर्न अप्रोच से। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर हमें क्लासिफिकेशन देखूं, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन होती है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। हम इसको 5 हिस्सों में बांट देते हैं। असेट्स, दूसरा पार्ट होता है लायबिलिटीज, तीसरा पार्ट होता है कैपिटल, और रेवेन्यू, और एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। राइट। तो आपके पास मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम सारी ट्रांजेक्शंस को 5 हिस्सों में बांट देंगे। या तो वो असेट से रिलेटेड होगी, या लायबिलिटीज से, या कैपिटल से, या एक्सपेंसेस से। असेट्स आपको पता ही है, जो हमारे पास बिजनेस के अंदर अवेलेबिलिटी होती है, जैसे कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ये सारे आपके मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से असेट्स कहलाती हैं। और लायबिलिटी के बारे में बात करें तो लायबिलिटी के लिए बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके क्रेडिटर्स, अगर आपने लोन ले रखा है तो लोन, कैपिटल यानी कि मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन। राइट। रेवेन्यू यानी कि आपके पास जिनसे पैसा रिसीव हो जाता है, लाइक सेल्स की बात करेंगे, सेल्स से आपका पैसा आता है, और डिस्काउंट रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, कमीशन रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, और बैड डेट्स रिकवर्ड। सर ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्या होता है? वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई चीज बैड डेट्स हम कर देते हैं, जिसको हम डूबत खाते समझते हैं, और उससे पैसा रिसीव हो जाता है, तो उसको बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट में परचेज भी हमारा इसी का पार्ट होता है। परचेजेस, सैलरी, रेंट, वेजेस, डेप्रिसिएशन, और डिस्काउंट अलाउड, ये सारे आपके एक्सपेंस अकाउंट कहलाते हैं। तो ये सारी बातें यानी कि मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पर आप सारे अकाउंट्स को 5 हिस्सों में बांट देते हैं। तो रेवेन्यू को एक और तरह से मैं इसको मान सकता हूं इनकम का पार्ट, इसको इनकम भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं इन सारी चीजों को शॉर्ट में समझाऊं तो इसको बोल सकता हूं LICA
आराम से याद हो जाएगा। L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल, A फॉर एसेट्स और E फॉर एक्सपेंसेस। अब इसको समझते हैं कि इनके ऊपर डेबिट और क्रेडिट के रूल कैसे लागू होते हैं। बड़ा सिंपल है, एक बारी में आपको समझ में आ जाएगा। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी और इनकम अगर इंक्रीज होगी, इन दोनों की बात करेंगे। लाइबिलिटी और इनकम अगर इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब है अगर डिक्रीज होगी दोनों चीजें तो इनको हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट के अंदर भी अगर इंक्रीज होगा तो यानी कि इसको हम यहां तक कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट के अगर अंदर भी इंक्रीज होगा तो भी वो क्रेडिट होगा, और कैपिटल अकाउंट के अंदर डिक्रीज होगा तो भी वो डेबिट होगा। तो अगर आपके पास एसेट और एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ भी अमाउंट होता है और वो इंक्रीज और एक्सपेंसेस का अमाउंट इंक्रीज होता है तो वो हमेशा डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होता है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। क्या बात समझ में आ गई सर? हां सर, समझ में तो आ रही है। थोड़ा सा एक बारी और समझ लेते हैं। तो चलिए एक बारी और समझ लेते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं। हम बात करेंगे लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब प्लस हो रही है, तो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। और डिक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट। लेफ्ट साइड का कॉलम डेबिट होता है, राइट साइड का कॉलम क्रेडिट होता है। दूसरी बात हमने बताई थी, कैपिटल के लिए भी सेम यही रूल है। तो कैपिटल के अंदर भी क्या रूल है? कैपिटल के अंदर भी रूल यही है कि अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट। तीसरी हमने बात बोली थी इनकम की। इसके साथ भी यही रूल है। अगर इनकम मतलब रेवेन्यू मतलब सेल से आने वाला पैसा, कमीशन रिसीव होने वाला पैसा, डिस्काउंट रिसीव होने वाला पैसा, और बैड डेट्स रिकवर्ड होने वाला पैसा, इंटरेस्ट रिसीव होने वाला पैसा, तो इनकम या रेवेन्यू के रूप में आप इसको जानते हैं। तो यानी कि ये भी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। अब दो अकाउंट और बचे हैं आपके, यानी कि ये तीनों के लिए एक रूल है। इन तीनों के लिए रूल क्या है? इंक्रीज जब भी इंक्रीज होगा, एरो से भी दिखा देते हैं, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। जब भी ये तीनों चीजें डिक्रीज होंगी तो डेबिट। राइट? इसका मतलब ये रूल इसके लिए बन गया। अब हमारे पास दो अकाउंट हैं, असेट अकाउंट, जितनी भी असेट्स होती हैं, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीजें अगर इंक्रीज होंगी यानी कि प्लस होंगी तो हमेशा डेबिट, और अगर डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट। राइट? और इससे ही सेम रूल वाला एक्सपेंस अकाउंट होता है। एक्सपेंस अकाउंट में भी रूल सेम है। अगर ये इंक्रीज होगा तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हां सर, समझ में आ गई। तो इसका मतलब इन दोनों के लिए भी सेम ही रूल है। वो क्या है कि अगर ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो डेबिट, और अगर डिक्रीज हो रही हैं
तो क्रेडिट। तो हमारे पास ये बात समझ में आ गई है कि हमारे मेन रूल जो है वो ये है, ये हमारे मेन रूल है। किसके लिए? इन तीन चीजों के लिए, लायबिलिटी कैपिटल, किसके लिए? लायबिलिटी के लिए, कैपिटल के लिए और इनकम एंड रेवेन्यू के लिए। क्या है? एक ही रूल है, यही रूल है इनके लिए कि आप अगर ये चीजें इंक्रीज होती हैं तो आप इनको क्रेडिट करेंगे और अगर ये डिक्रीज होती हैं तो इनको डेबिट करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा रूल है और मॉडर्न अप्रोच कहलाती है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है सर, हमें समझ में आ गई है। उसके बाद हमारे पास दूसरा रूल है, व्हेन इंक्रीज, इंक्रीज मतलब डेबिट और डिक्रीज मतलब क्रेडिट। और ये रूल है असेट और एक्सपेंसेस के लिए। ये असेट्स और एक्सपेंसेस का एक ही रूल है, जब भी ये इंक्रीज होंगी तो डेबिट की जाएंगी और डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट की जाएंगी। तो बस इस चीज को आप समझ लें तो आपके लिए मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड कुछ भी मुश्किल नहीं है। दो ही रूल है, ALIC, सिंपल सी बात याद रखें, LIC मतलब इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। AE दैट इज असेट एंड लायबिलिटी, असेट एंड एक्सपेंसेस, इंक्रीज मतलब डेबिट और डिक्रीज मतलब क्रेडिट। तो ये रूल के बेसिस पर आप जितने भी आपसे रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री आएंगी तो आप इन्हीं रूल्स के बेसिस पर आप डेबिट और क्रेडिट कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज कि आप मॉडर्न अप्रोच से जितने भी आपके पास अवेलेबल ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम में, असेट्स और एक्सपेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने इसके लिए रूल पढ़ा था, डेबिट और क्रेडिट का रूल। जब भी LIC दैट इज लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल जब भी इंक्रीज किए जाएंगे तब इनको क्रेडिट किया जाएगा और जब ये डिक्रीज होंगे तब ये डेबिट होंगे। क्या बात समझ में आ गई? ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपको दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसके बाद आपकी बात आती है असेट्स और एक्सपेंसेस के रूप में। तो असेट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो जब भी इंक्रीज होंगे तब वो डेबिट होंगे और जब भी डिक्रीज होंगे वो क्रेडिट होंगे, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया था। तो आपको जो बेसिक बातें हमने समझाई थी कि आपको ये दोनों रूल आपको याद रखने हैं। एक रूल ये है और एक रूल ये है, एक रूल ये है। राइट? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम ये समझते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि आपको ये जो चीजें हैं ये बात अगर क्लियर हो गई है तो फटाफट से आप इनको आगे कर लेंगे और क्वेश्चंस भी आराम से आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, TS ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, लास्ट ईयर की बुक का था, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है इस साल की बुक में भी। तो आप इसको करते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, सभी बुक में सेम होंगी। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। पहली ट्रांजेक्शन है, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको चाहिए। एक नंबर ट्रांजेक्शन है, रेड कलर से कर लेते हैं। एक नंबर ट्रांजेक्शन है, एक नंबर ट्रांजेक्शन में बोलता है कि अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विच इज ₹1 लाख। तो इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? तो यहां पर एक अकाउंट है अनुज और एक अकाउंट है कैश। दो अकाउंट हैं अवेलेबल, अनुज और
कैश। जो अनुज है वो किस नेचर का अकाउंट है वो आपको देखना पड़ेगा। अनुज उसका बिजनेस का ओनर है, इसलिए वो एक कैपिटल नेचर का अकाउंट है। और कैश, कैश ही है, इसका मतलब वो एक एसेट है। आपको सारी चीजों का 5 चीजों में क्लासिफिकेशन करना होता है: असेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू या इनकम। तो आपके पास कैपिटल और एसेट्स यहां पर 2 चीजें हैं। आपको पता है कि यहां पर अनुज अगर कैपिटल लेके आया है और हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं तो इसका मतलब आपके पास कैपिटल इंक्रीज हुई है, ठीक बात है। और असेट भी इंक्रीज हुई है, बिल्कुल सही बात है। आपके पास असेट भी इंक्रीज हुई है और कैपिटल भी इंक्रीज हुई है। तो आपको पता है कि असेट अगर कैपिटल इंक्रीज होगी, चलिए इसके बाद हम अभी इसको सारी चीजों को इन्हीं चीजों में बांट लेते हैं, उसके बाद हम इनको फिर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बताएंगे। तो दूसरा ट्रांजेक्शन भी समझते हैं क्या चीज है। दूसरी ट्रांजेक्शन है सर हमारी, दूसरी ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं दे रही है, चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको। करें डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, यानी कि बैंक में आपने 50,000 जमा करा दिए। तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी लिखेंगे, फिर आपका इसको इंपैक्ट दिखाएंगे। तो आपके पास 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, कौन कौन से सर? एक तो बैंक हुआ है और एक कैश हुआ है। तो इनका नेचर क्या है सर? ये तो असेट अकाउंट है और कैश भी असेट अकाउंट है। बैंक में पैसा आया है यानी कि बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ है, और कैश गया है, बिजनेस से ही कैश गया है, तो बिजनेस के अंदर से पैसा कम हुआ है। तो अब इसका इंपैक्ट भी देख लेते हैं। देखिए इसका इंपैक्ट दिखाते हैं आपको। आपके पास अनुज ने पहले कैपिटल जमा कराई थी, तो कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। 1 लाख रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। और कैश अकाउंट जो एक असेट के रूप में है वो इंक्रीज होती है तो हमेशा वो डेबिट होती है, तो ये कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही जब भी असेट इंक्रीज होती है यानी कि बैंक डेबिट हो जाएगा। अच्छा यहां तो आपके पास 50,000 था, ठीक है 50,000 है तो 50,000 ले लेते हैं। ₹50,000 बैंक में बढ़ जाएगा और कैश से कम हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो तीसरी ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तीसरी ट्रांजेक्शन में हमको बोला गया है कि आपके पास विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि अनुज जो कंपनी का ओनर है उसने पैसे विड्रॉल किए हैं, 5,000 विड्रॉ किए हैं फॉर पर्सनल यूज। यानी कि आपके पास तीसरी ट्रांजेक्शन के अंदर फिर एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, पैसे निकाले हैं तो कैपिटल कम हो जाएगी, और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। तो यानी कि एक कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल नेचर की चीज है, और दूसरा एसेट अकाउंट है। यहां पर कैपिटल रिड्यूस हो रही है और एसेट भी रिड्यूस हो रही है, कैश भी रिड्यूस हो रहा है। तो कैपिटल रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और एसेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कैश को भी क्रेडिट किया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये जो कैपिटल अकाउंट है और ड्राइंग अकाउंट एक ही बात होती है, इसका नेचर कैपिटल का ही होता है। तो ये ड्राइंग अकाउंट ही है, ड्राइंग की है इसने, तो इसको ड्राइंग अकाउंट बोलेंगे, और कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट सेम ही होते हैं, इनकी एक ही तरह से डीलिंग की जाती है। 4 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 4 ट्रांजेक्शन है हमारे पास। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब हमने कैश विड्रॉ तो किया है मगर ऑफिस यूज के लिए किया है, तो इसका मतलब आपके पास 4th ट्रांजेक्शन है विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है, तो आपके पास 2 चीजें इन्वॉल्व हो गई, कैश और बैंक। तो ये दोनों अकाउंट है। यहां पर कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, इसका नेचर, और बैंक अकाउंट भी एसेट अकाउंट है।
कैश अकाउंट यानी कि कैश इंक्रीज हुआ है और बैंक डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब आपके पास कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अमाउंट देखा नहीं था, अमाउंट देख लेते हैं एक बारी। अमाउंट है इसका फिफ्थ रिसीव विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000, अमाउंट है 10,000। तो 10,000 रुपीज आपके पास डेबिट हो जाएंगे कैश अकाउंट में और बैंक के अंदर 10,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक कम हुआ है। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है आपकी, फिफ्थ ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर्स श्याम। श्याम से चेक आया है मगर उसको अगली ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो डिपॉजिट श्याम चेक्स नेक्स्ट डे। तो ये चीजें अभी आपको समझ में ज्यादा नहीं आएंगी, तो बस ये बात मैं बता देता हूं। अगर श्याम से चेक आता है, अगर श्याम से चेक आता है तो उसको हम चेक इन हैंड बोलेंगे या कुछ बुक्स में इसको कैश के नाम भी दिया जाता है। और दूसरा अकाउंट है आपका डेटर यानी कि श्याम। चेक रिसीव फ्रॉम श्याम 5,000 रुपए और अगले दिन इसको जमा करा गया है, तो इसको भी समझ लेते हैं क्या चीज है ये। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, हमारे पास चेक आया है श्याम से, तो बेसिकली इन्वॉल्व हो गया चेक इन हैंड, इसको रख लेंगे या कैश अकाउंट भी कह सकते हैं, इसको हम कैश अकाउंट भी कह सकते हैं। ये आपको अभी ज्यादा नहीं भी समझ में आएगा क्या चीज है ये, कैश अकाउंट क्यों रखा गया, या चेक्स इन हैंड भी बोल सकते हैं, चेक्स इन हैंड। ओके, चेक्स इन हैंड इसको लिख लेते हैं। चेक्स इन हैंड, तो ये चेक्स इन हैंड है या ये कैश माना जाएगा। तो ये इसका नेचर क्या है, इसका नेचर भी एसेट अकाउंट है। और दूसरा श्याम, दूसरा नाम है श्याम, श्याम से पैसे आपके आए हैं, तो श्याम आपका एक डेटर है जिससे पैसे आए हैं, तो ये भी आपका एसेट अकाउंट हुआ। तो आपके पास चेक आया है, यानी कि चेक आया है तो इसका मतलब चेक यानी कि बैंक में कैश में पैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चेक इन हैंड है ये, इसको पैसा जमा नहीं कराया तो नहीं तो बैंक कहलाता है। श्याम आपका श्याम आपका डेटर है, श्याम से पैसे आ गए हैं, तो इसका मतलब एक डेटर का अकाउंट कम हो रहा है और अमाउंट है इसका 5,000। चेक रिसीट, हाँ 5,000 रुपीज का चेक आया है, तो आपके पास जो चेक है कैश है वो बढ़ रहा है, चेक्स इन हैंड बढ़ रहे हैं 5,000 रुपए से, और डेटर अकाउंट जो शाम का है वो घट रहा है यहां पर 5,000 रुपए से, राइट। तो चलिए इसके बाद सिक्स ट्रांजेक्शन क्या कहती है कि आपने चेक जमा करा दिए हैं, ये वाला चेक जमा करा है, तो सिक्स ट्रांजेक्शन आपकी कहेगी, सिक्स ट्रांजेक्शन आपकी बात करेंगे, चेक जमा करा दिया तो आपके दो इन्वॉल्व हो गए, श्याम और चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड की जगह एक्चुअली बैंक में जमा करा है तो आपके पास बैंक आ जाएगा, चेक्स इन हैंड भी हटा देते हैं। बेसिकली चेक इन हैंड को खत्म किया गया है, इसका मतलब आपके पास शाम भी नहीं आएगा, एक्चुअली आपके पास दो अकाउंट आएंगे जिसको बोलेंगे चेक इन हैंड, दूसरे कलर से कर देते हैं, चेक्स इन हैंड जिसका नाम हमने कैश भी दिया था, चेक्स इन हैंड कहेंगे या चेक कैश बोलेंगे। उसके बाद दूसरा अकाउंट है बैंक में, यानी कि चेक्स इन हैंड के रूप में आपका एसेट अकाउंट था और बैंक के रूप में भी एसेट अकाउंट था। जो कैश है या चेक्स इन हैंड है वो आपके लिए रिड्यूस हो रहा है और बैंक में पैसा इंक्रीज हो रहा है और अमाउंट वही है। तो चेक्स इन हैंड गया यानी कि कैश गया, तो यहां पर डिक्रीज होने की वजह से इसको क्रेडिट किया जाएगा, और बैंक के अंदर पैसा बढ़ा है और वो भी एसेट अकाउंट है, तो जब भी एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाएगा।
तो ऐसे ही सेवंथ एंट्री भी आप फटाफट से मुझे बता देंगे, इसको मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फटाफट से आप इसको मुझे समझा देंगे। सेवंथ एंट्री आपको भी पता लग जाएगी। पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाय चेक, पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाय चेक, यानी कि दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। महेश आपका क्रेडिटर है और चेक यानी कि बैंक से इसको पैसे दिए हैं। तो यहां पर क्या क्या इंक्लूड हो गया? क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होता है, उसका नेचर लायबिलिटी हो गया, और चेक मतलब बैंक, यानी कि लायबिलिटी डिक्रीज होगी। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और चेक बैंक से आपका पैसा गया है तो वो भी डिक्रीज हुआ है। तो अगर असेट भी डिक्रीज होती है, बैंक भी डिक्रीज हुआ, इसका मतलब असेट भी डिक्रीज हुई है, तो वो क्रेडिट होती है 10,000 से। पेड सैलरी टू स्टाफ, एक्सपेंस अकाउंट है, तो एक्सपेंस अकाउंट है, इसका मतलब जो भी एक्सपेंस बढ़ते हैं मतलब सैलरी के रूप में बढ़ रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। और कैश गया है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट अकाउंट कम हुआ है, यानी कि कैश अकाउंट कम हुआ है। ऐसी रेंट बाय चेक है तो बैंक अकाउंट कम हुआ है यहां पर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और रेंट अकाउंट डेबिट होगा। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस होता है, तो वो भी एक खर्चा हुआ, तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक भी कर सकते हैं, तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा तो असेट डिक्रीज होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन करते ही आपको इससे जुड़े हुए सारे दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी और सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, पेड टू क्रेडिटर्स, जो अभी आपको ब्रीफली मैंने बता दिए थे, तो उसको करके भी दिखा देते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स महेश बाय चेक, यानी कि सेवंथ ट्रांजेक्शन है कि हमारा क्रेडिटर है महेश, उसको आपने चेक से पे कर दिया अमाउंट, तो चेक से पे कर दिया, इसका मतलब आपके पास दो पेड बाय चेक है, पेड बाय चेक। तो आपको इस ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, सेवंथ ट्रांजेक्शन अगर हम बात करें, थोड़ी सी लाइनें और खींच लेते हैं। तो हमारे पास सेवंथ ट्रांजेक्शन है, किसी और कलर से करते हैं। सेवंथ ट्रांजेक्शन, सेवन ट्रांजेक्शन हमारे पास है पेड क्रेडिटर्स, यानी कि आपके पास क्रेडिटर का क्या नाम था, पेड क्रेडिटर्स महेश बाय चेक 10,000 रुपए। तो दो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, महेश और बैंक। पेन थोड़ा रंग बिरंगा आ गया है, इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो महेश अकाउंट यहां पर एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होता है और बैंक आपकी एसेट होता है। तो आपके पास महेश क्योंकि लायबिलिटी पे कर दी है, तो इसका मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है और असेट जो उसको पे किया गया वो भी डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब लायबिलिटी के रूप में, जो डिक्रीज हुआ है वो अमाउंट है 10,000 का। तो लायबिलिटी डिक्रीज होना मतलब लायबिलिटी को डेबिट करना, और असेट को डिक्रीज मतलब असेट को क्रेडिट करना। 10,000 से असेट क्रेडिट हो गई, जो बैंक के रूप में है। अगली ट्रांजेक्शन है आपने करनी है, जो अगली ट्रांजेक्शन है 8th है पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड रेंट बाय चेक, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 2, 8 और 9 है। पेड सैलरी टू स्टाफ है 20,000। चलो एक करते हैं पहले। 8th ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू स्टाफ। तो यहां पर एक अकाउंट हो गया सैलरी, पेड किया है, इसका मतलब वो कैश भी इन्वॉल्व है। तो सैलरी एक एक्सपेंस अकाउंट है,
और कैश एक असेट अकाउंट है। सैलरी एक खर्चा है तो खर्चा बढ़ा है, और कैश गया है तो असेट घटी है। खर्चा बढ़ा है मतलब डेबिट किया जाएगा 20,000 से, और असेट मतलब क्रेडिट किया जाएगा कैश 20,000 से। नेक्स्ट है आपका पेड रेंट बाय चेक 6,000, 6,000 रुपए से 6,000 रुपए का रेंट पे किया गया है। तो हम बात करेंगे 9th एंट्री की। रेंट अकाउंट जो आपका एक्सपेंस अकाउंट है, और पे किया है मतलब कैश से पे किया है जो आपकी एसेट अकाउंट है। सेम यही है, रेंट खर्चा बढ़ गया है और कैश कम हो गया है, तो ये है अमाउंट। कैश नहीं है, चेक है, क्वेश्चन में चेक है। रेंट बाय चेक है 6,000 का, ओके। तो यानी कि हम इसको कैश की जगह चेक लिखेंगे। चेक मतलब बैंक। 6,000 है एसेट ही, एक ट्रांजेक्शन और रह गई है, थोड़ी सी लाइन और बढ़ा देते हैं। टेन ट्रांजेक्शन है, 10 ट्रांजेक्शन है आपकी। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, हमने कोई लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया, इसका मतलब ये आपके लिए खर्चा है, और पे या तो कैश से किया होगा या बैंक से किया होगा। जिससे भी किया होगा वो असेट अकाउंट है, और इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंस अकाउंट है। खर्चा आपका बढ़ गया है और कैश आपका घट गया है, तो ये 5,000 है, 5,000 है। 5,000 रुपीज से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार दोबारा से समझ लेंगे, दोबारा से एक बार वीडियो देख लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो इसके बाद हम एक बेसिक चीज जनरल एंट्री के बारे में समझेंगे, और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, चाहे आप असेट अप्रोच, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, चाहे क्लासिफिकेशन आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, आपको बहुत कुछ जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। बाय। Please like, subscribe and share my channel.